हरिद्वार से चारधाम यात्रा का पहला जत्था रवाना हो गया है। माया देवी मंदिर में जयकारे गूंजे। श्रद्धालुओं में चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली से आए भक्तों ने आस्था की उड़ान भरी। प्रशासन ने सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए हैं। कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है और पहले जत्था भक्तों का रवाना हो गया, जिस दौरान भक्तों में भारी उत्साह देखा गया। गुजरात, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से ये भक्त थे जिन्होंने आस्था की ये उड़ान भरी है। प्रशासन ने इस दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए। मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे ज्यादा जानकारी चाहेंगे। पहला जत्था रवाना हो गया है और कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। कितनी पुख्ता तैयारियां हैं और भक्तों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? मनोज, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, अरे जी मनोज, पहला जत्था चारधाम यात्रा के लिए रवाना हो गया है। भक्तों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की और स्वास्थ्य व्यवस्था की कितनी पुख्ता इंतजाम की गई है? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शासन प्रशासन इस समय पूरी तरह से मुस्तैद है और चप्पे चप्पे पर पुलिस अपनी पैनी नजर रखे हुए है। जहां पर पंजीकरण केंद्र बनाए गए हैं वहां पर भी सुरक्षा का जो है पुख्ता इंतजाम किया गया है। पहला जत्था आज रवाना किया गया है, तो उस पहले जत्थे की सुरक्षा को लेकर भी खासा इंतजाम किए गए थे, जिसके लिए पुलिस प्रशासन सुबह से ही तैनात था। जी जी, और इसके साथ भक्तों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, कल से यात्रा की शुरुआत होने वाली है। पहला जत्था आज रवाना कर दिया गया है। देखिएगा, चारधाम यात्रा पूरे भारतवर्ष में सबसे महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है और सबसे बड़ी यात्रा भी कही जाती है। और इसकी शुरुआत हरिद्वार से होती है और हरिद्वार के अंदर अगर श्रद्धालुओं की बात की जाए, श्रद्धालुओं में इतना उत्साह देखने को मिला कि जो पहला जत्था रवाना हुआ है उनके चेहरे की खुशी एक अलग ही झलक रही थी कि हमें सबसे पहले आज चारधाम के लिए रवाना होने का जो अवसर मिला है, तो ये हमारे कोई भाग्य है कि जिनके कारण आज सबसे पहले हमें इस यात्रा में चलने का सौभाग्य मिला। तो ऐसी खुशी की एक लहर जो है श्रद्धालुओं के चेहरे पर भी देखी गई है। मनोज, आपदा प्रबंधन की विभाग कितनी सजग है? क्योंकि उत्तराखंड देखिए पहाड़ी इलाका है और कभी भी किसी भी तरह से मौसम का मार झेल सकती है, कभी भी बर्फबारी होती है। वहां पर आपदा हमेशा ही, कभी भी कुछ कह नहीं सकते। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग कितनी सजग है चारधाम यात्रा को लेकर? जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि हर तरह के लिए इस समय शासन और प्रशासन तैयार है। जिस तरह से दैवीय आपदाएं देखने को भी मिलती रही है और रास्ते में जो है भूस्खलन की समस्याएं भी कई बार आती हैं, भारी बर्फबारी भी होती है, तो इन सभी को व्यवस्थित करने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा पहले से व्यवस्थाएं पुख्ता कर दी गई हैं और इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। इमरजेंसी में कोई है तो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से संभालने के लिए जो है व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल, तो चारधाम यात्रा की कल से शुरुआत हो रही है और जत्था आज हरिद्वार गया। मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ और जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा कल से शुरू हो रही है और ये 6 नवंबर तक चलेगी। बता दें, सबसे पहले 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। वहीं 2 मई अमरनाथ धाम, तो 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलेंगे। 29 अप्रैल यानी कि आज मां गंगा की डोली मुखबा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना होगी। भैरव घाटी में विश्राम के बाद 30 अप्रैल को डोली सुबह 9 बजे गंगोत्री धाम पहुंचेगी। उसके बाद यात्रा की विधिवत शुरुआत होगी। बता दें, अब तक 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है। रजिस्ट्रेशन अब भी लगातार जारी है। उत्तराखंड सरकार ने यात्रा के पहले 1 महीने तक वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई है। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और पंजीकरण को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कसी है। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में पंजीकरण केंद्र बनाया गया है। जिलाधिकारी ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। आज से प्रातः 7 बजे से रजिस्ट्रेशन ऋषिकुल ग्राउंड में हरिद्वार में शुरू हो चुका है और अभी तक इस समय 350 लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। हमारे पास 15 मोबाइल टीमें भी हैं, जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ रही है और किसी गेस्ट हाउस में या किसी धर्मशाला में ज़्यादा लोग हैं तो उनको नहीं बुलाएंगे, वहीं जाके टीम भेज के वहाँ पे करा लेंगे।
आज भी 2 टीमें यहाँ बड़ी आई थी, 40 की और 25 की। तो उन लोगों को लाइन में लगाने के बजाय एक जगह बैठा कर उनका कर दिया गया है। तो टोटल 20 काउंटर हैं, सारे एक्टिवेट हो चुके हैं और सारी व्यवस्था चाक-चौबंद हो चुकी है। यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हैं, टॉयलेट्स का भी है, ड्रिंकिंग वाटर का भी है, पुलिस सहायता केंद्र भी है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर बना दी गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, रजिस्ट्रेशन की संख्या 21 लाख के पार हो चुकी है और इसके साथ ही अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी काउंटर खोले जाएंगे। कितने काउंटर्स होंगे, कहां कहां पर होंगे, किस तरह से यात्री सुविधाजनक तरीके से चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे, इसके बारे में दर्शकों को जानकारी दें। जी, मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि हमारे ऋषिकुल मैदान के अंदर जो है ये काउंटर विशेष रूप से खोले गए हैं, जो कि 20 काउंटर लगाए गए हैं जिन पर यात्री अपना रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। और उसके लिए भी व्यवस्थाएं इस तरीके से बनाई गई हैं कि किसी भी प्रकार की भारी संख्या में अगर श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच भी जाते हैं तो सभी आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। और रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन सुविधा पहले से चालू कर दी गई थी, लेकिन ऑफलाइन के लिए भी ऋषिकुल मैदान के अंदर 20 काउंटर खोले गए हैं, जिनका जिलाधिकारी हरिद्वार के माध्यम से खुद निरीक्षण किया गया, सभी तैयारियों का जायजा लिया गया और 20 के 20 काउंटर इस समय शुरू कर दिए गए हैं। जी मनोज, बताया जा रहा है कि वीआईपी दर्शन पर पहले 1 महीने में रोक लगाई गई है। वीआईपी दर्शन को लेकर और क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? देखिएगा, जहां तक वीआईपी मूवमेंट की बात अगर की जाए तो वीआईपी मूवमेंट के कारण कई बार देखा गया है कि जिस समय रश होता है, काफी श्रद्धालु की भीड़ जो है वो भारी तादाद में जब पहुंच जाती है तो वीआईपी के वहां पर पहुंचने पर व्यवस्थाएं थोड़ी अस्त व्यस्त हो जाती हैं। इसीलिए जो एक वीआईपी दर्शन अलग से एक कतार जो लगाई जाती थी उसको फिलहाल अभी बिल्कुल बंद कर दिया गया है, जिससे कि सभी श्रद्धालु कतारबद्ध तरीके से दर्शन पा सकें और यात्रा में किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो सके। तो इन चीजों का भी विशेष ख्याल रखा गया है। और मनोज देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकी गतिविधि हुई, आतंकी घटना हुई, उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया था और ऐसे में चारधाम यात्रा बड़ी चुनौती है कि सुगम तरीके से संचालित हो। तो उसको लेकर सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? अलर्ट के मद्देनजर किस तरह से यात्री अपनी यात्रा अच्छे से कंप्लीट करे, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इस समय पूरे देश भर में माहौल काफी खराब ही मान सकते हैं इसको, तो उसके दृष्टिगत जो है हरिद्वार के अंदर इस समय सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद किया गया है। हर की पौड़ी क्षेत्र जहां पर काउंटर बनाए गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वहां पर विशेष दस्ते के द्वारा जो है समय समय पर चेकिंग भी की जा रही है और बम स्क्वाड के माध्यम से भी जो राहगीरों के सामान रखे हैं या अन्य कोई ऐसा व्यक्ति जिसका वहां पर कोई काम नहीं है, अगर वहां घूमता नजर आता है तो उससे भी पूछताछ की जा रही है और साथ ही उसके आधार कार्ड, उसके पहचान पत्रों को भी जांचा और परखा जा रहा है। हर की पौड़ी क्षेत्र में डॉग स्क्वाड के माध्यम से और बम निरोधी दस्ता 24 घंटे निगरानी रखे हुए है। वहीं रेलवे स्टेशन की अगर और बस अड्डे की अगर बात की जाए तो वहां पर भी यही स्थिति है कि बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड दोनों ही वहां पर लगातार जांच कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो चारधाम यात्रा की कल से शुरुआत होने वाली है। सरकार ने सभी तैयारियों को पुख्ता कर लिया है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यात्रियों को रहने, ठहरने, खाने पीने, शौचालय तक की कोई भी दिक्कत ना हो, राज्य सरकार ने इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ली हैं। कल से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और पहला जत्था हरिद्वार से आज रवाना हो गया। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ ब्लॉक के दूरस्थ गांव सलूह डुंगरा में हर साल की तरह इस बार भी विश्व प्रसिद्ध रम्माण मेले की तैयारी जोरों पर है। 30 अप्रैल को आयोजित होने जा रहे इस पारंपरिक मेले को लेकर गांव में मंदिरों की सजावट, रंगाई पुताई और साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है। रम्माण मेला खासकर रामायण पर आधारित होता है, जिसमें 18 ताल और 18 मुकुटों के पारंपरिक नृत्य का आयोजन किया जाता है। हजारों श्रद्धालु इस सांस्कृतिक उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से सलूह डुंगरा गांव पहुंचते हैं। ग्रामीणों ने भक्तों की सुविधा का विशेष ध्यान रखते हुए ठहरने, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया है, ताकि रम्माण मेले के अनुभव को और भी अधिक यादगार बनाया जा सके।
वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उत्तराखंड में बढ़ रहे अवैध खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक संरक्षण के कारण ही उत्तराखंड में अवैध खनन बढ़ रहा है। खासतौर पर विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान का एक ताजा मामला उन्होंने उठाया, जिसमें वो खुद खनन से जुड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकते हुए नजर आए। आगे करण माहरा ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देखिए, खनन को लेकर आम आदमी में भी चर्चा है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और त्रिवेंद्र रावत जी इसको 2 बार लोकसभा में उठा चुके हैं और अब मुन्ना सिंह चौहान जी ने इस मामले को उठाया। आपको याद होगा, लगभग 1 साल पहले हम लोग भी विकासनगर में धरने में बैठे थे और तभी भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी। ये शिकायतें तक है कि जो मार्ग बंद रहता है अमूमन, उससे हिमाचल की भूमि से भी रेता खोद के उत्तराखंड लाया जा रहा है या यहाँ का रेता दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो ये गंभीर विषय है। ये रेवेन्यू का लॉस भी है, हमारी नदियों का नुकसान भी है, हमारी प्रकृति का, और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुन्ना सिंह चौहान जी को अगर खुद उतरना पड़ा, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री अगर इसमें उतर रहे हैं तो मामला तो। बात अब मौसम की कर लेते हैं। बीते दिनों उत्तराखंड में मौसम में बदलाव देखने को मिला। बीते दिनों तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और हल्की बारिश भी हुई, जिसके बाद मौसम विभाग ने 30 अप्रैल तक सामान्य मौसम की जानकारी दी है। लेकिन मई के पहले सप्ताह में फिर बदलाव आ सकता है। तेज बौछारें, आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। कैसा रहेगा तापमान का हाल, आपको बताते हैं। हाँ, दिन में थोड़ी जैसे विंड्स है वो स्ट्रॉन्ग रह सकती है, क्योंकि कन्वेक्शन की वजह से आफ्टरनून में खासकर जो है वो स्ट्रेंथन होती है, स्पेशली प्लेन्स में जो है। तो इस तरह की है, या वैलीज वगैरह में भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग विंड दिन में वो दिख सकती है। जहाँ तक तापमान की बात है तो वो इस समय करीब करीब सामान्य पे है ज़्यादातर जगहों में, एक आध स्टेशन पर छोड़ दे। और तापमान जो आगे भी अगर मैं करूँ 1 वीक तक की बात जो है, तो ये सामान्य या उससे भी नीचे जाएंगे। तो अगर मैं बात करूँ जो है बिल्कुल सामान्य या उससे ही नीचे रहने वाले 1 वीक के लिए अगर मैं बात करता हूँ। बाकी जहाँ तक वेदर एक्टिविटी की बात है तो 1 तारीख से लग रहा है कि जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी और वो आगे 5-6 दिन तक भी दिख रही है। तो आप ये कह सकते हैं जो पहला सप्ताह है मई का, 1 तारीख से लेके 6 या 7 तारीख तक भी जो है तो स्कैटर्ड रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी वो मिलने वाली है। 4 और 5 तारीख में हो सकता है ये एक्टिविटी जो है अनेक जगहों तक भी मिल जाएगी। वहीं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का इतिहास खुद संविधान के साथ खिलवाड़ करने का रहा है। मंत्री अजय टम्टा ने आरोप लगाया कि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के शासनकाल में संविधान का बार बार दुरुपयोग किया गया। उन्होंने कहा कि उस दौर में सिर्फ गांधी परिवार को विशेष दर्जा देने के लिए कानून बनाए गए और संस्थाओं को कमजोर किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी कांग्रेस पार्टी बिना कारण राष्ट्रपति, न्यायपालिका और सेना जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रही है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए अजय टम्टा ने कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय छवि को धोकर कार्य कर रहे हैं। राजीव गांधी ने संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ किया गया। 1985 में इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संशोधन करने का काम डेट में पर अंकुश लगाया। ये बहुत बड़ा था, मानहानि निरोधक बिल को भी लाया गया। ऐसे करके इन्होंने लगातार ये संशोधन किए गए। मनमोहन सिंह जी के टाइम में आपके ध्यान में अगर हो तो 2009 में कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीडी दिनकर पर महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा के 75 सांसदों ने सभापति हामिद अंसारी को पत्र भेजा गया। 2011 में कोलकाता हाईकोर्ट के जज सुमित्र सेन के खिलाफ महाभियोग लाया गया। सुपर पीएम के तौर पर सोनिया गांधी का उदय हुआ, जबकि चुने हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दरकिनारे किया गया। गांधी परिवार के विशेष दर्जे के लिए कानून बनाए गए और आप सबके ध्यान में ही है। बारिश का मौसम आते ही देहरादून पर उसका असर जलभराव के रूप में देखने को मिलता है, जिसको लेकर दून नगर निगम की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि निश्चित जलभराव एक बड़ी समस्या है और उसको देखते हुए इलाकों को चिन्हित कर उनके लिए योजनाएं तैयार कर ली गई है। वहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी निगम योजनाएं तैयार कर रही है। आगे कहा, आपको सुनाते हैं।
कुल वाटर लॉगिंग एक गंभीर समस्या होती है मानसून के दौरान, और इसी क्रम में ऑलरेडी जो क्रिटिकल वाटर लॉग पॉइंट्स हैं वो के लिए स्पेसिफिक योजनाएं तैयार कर ली गई हैं। इसके वाटर हार्वेस्ट भी प्रमोट करने के लिए नगर निगम तैयार है। बस ये किया जा रहा है कि जितने भी क्रिटिकल वाटर लॉगिंग पॉइंट्स हैं उनमें कम से कम जल भराव होने पाए और रिचार्ज बिट्स रेन वाटर हार्वेस्ट जल संरक्षण पर में संयुक्त रूप से किया जाए। जहां एक और भारत के बीच समर्थन है, उन्हीं पर हिंदू रक्षा सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी महाराज ने कड़े निंदा की। साथ ही कहा कि भारत में पाकिस्तान का समर्थन करने वाले लोग विदेशी डॉग के समान हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। वास्तव में ये देशद्रोही लोग हैं और देशद्रोही लोग आके बजाते हैं विदेशी डॉग हैं। ये काम केवल भारत है। भारत के चाहे अस्मिता लुटती हो, भारत चाहे हथमला होते हो, इन्होंने विदेशी गाने तो ऐसे जो विदेशी डॉग हैं इनके तत्काल जो है देशद्रोही मुकदमा दर्ज करके और इन्हें उठा करके सदा सर्वदा के लिए जेल में डाल लेना चाहिए कि कोई भी विदेशी डॉग को अब ज्यादा संरक्षण नहीं देना चाहिए। वहीं रुड़की के भगवानपुर के नवनियुक्त एसडीएम अजय वीर सिंह ने चार्ज संभालते ही एक्शन दिखाया है। इमली खेड़ा और चोली छापर में छापे मारे गए हैं, जहां ठेकों पर भारी अनियमितताएं मिली है। वहीं प्रशासन की छापेमार कार्रवाई से अन्य शराब ठेका संचालकों में हड़कंप मचा है। शराब ठेकेदारों को हिदायत भी मिली है, साथ ही अनियमितताओं को दुरुस्त करने के सख्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पहलगाम हमले पर उन्होंने दुख जताया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला है। कांग्रेस रैली कर रही है। आगे उन्होंने कुछ कहा, आपको वही अपने नकारात्मक के चलते कांग्रेस पार्टी और इसी क्रम की शुरुआत मोदी